बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोगों को सबको ज़ुल्हज का चाँद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला इस महीने को हमारे लिए बरकतों और रहमतों वाला करे। रात ही से आपको पता है जी मैसेजेस तो मौसूल हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत दुआ है उन लोगों के लिए जो कि हज की सादत हासिल करने गए हैं, और हम अल्लाह ताला हज की सादत नसीब फरमाए। इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबरों की तरफ भी बढ़ेंगे, हमारे मेहमान भी होंगे जिनकी बर्थडे है, उनको भी विश करना है। लेकिन आ जाते हैं सबसे पहले आज की खबरों की तरफ। खबर क्या है जी? तनख्वाहों में 30% इजाफा, पेंशन 20% तक बढ़ेगी। वासा का पानी मजीद महंगा, 5 से 7 मरला घर का माहाना टैरिफ 1160 रुपए होगा। और परवेज लाही से चौधरी शुजात की मुलाकात, जेल में बी क्लास में रहे। जब ए क्लास के मजे इतने चखली हों तो फिर चलें बी क्लास को भी थोड़ा सा टच कर लेना चाहिए, पता चलना चाहिए कैसे है। हम आगे चल के इस पे जो है ज़रूर बात करेंगे, लेकिन हाँ ए क्लास से भी यहाँ पे तो फर्स्ट क्लास के मज़े लिए गए थे। आ जाते हैं आज की पहली खबर की तरफ। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रज़ा खान साहब और दाऊद इरशाद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज की पहली खबर, लीड स्टोरी, पेंशन 20% तक बढ़ेगी, तनख्वाहों में 30% इजाफा। बजट को कैसे देखते हैं आमिर भाई, आपसे आगाज करते हैं। देखिए, एक तो ये निगरान हुकूमत का बजट और 4 माह के लिए आया है, लिमिटेड है। भी 30% और 20% और 5% भी है इजाफा पेंशन में। ये 20% तक का इजाफा है, 5% तक ये इजाफा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कम है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, हम अगर अपने लिए आवाज़ उठाते रहते हैं तनख्वाहों के लिए, तो हमें लोगों के लिए भी, सरकारी मुलाजिम भी इसी माशरे में रहते हैं, उनकी बेसिक पे पर आपने तनख्वाह देनी होती है। और बेसिक पे उनकी उस तरह से नहीं है जिस तरह से अलाउंसेस डाल के बन जाती है। आप इस बात को ज़रा समझिए। आप कह रहे होंगे आप सरकारी मुलाजिम की बात कर लें, वो आपकी बात कर लेंगे। अगर आप देखें तो मरकज़ ने 35% बढ़ाया। बिल्कुल। कल बलूचिस्तान का बजट आया, उन्होंने भी 35% बढ़ाया। तो मेरा ख्याल है कि कोई मुज़ायका नहीं था कि यहाँ की निगरान हुकूमत जो है वो भी सरकारी मुलाजमीन की 35% बढ़ा देती है। तनख्वाहों में जो इजाफा है उसी तरह से मरकज़ में जैसे किया गया, उसी आपने कोई डेवलपमेंट का बजट तो देना नहीं था। आपने सिर्फ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स पर बजट देना था जो पहले से मंजूर और सिर्फ 4 माह के लिए है। तो बड़ा अच्छा था अगर आप इस पर मज़ीद कुछ वर्क कर लेते, काम कर लेते और तनख्वाहें जो हैं उसमें मज़ीद इजाफा करते। 5% से मेरा नहीं ख्याल कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक फील आती है कि मरकज़ वाले को एक ही घर में ऐसे लोग रहते हैं जो एक मरकज़ का मुलाजम है और एक सूबाई का मुलाजम है, तो वो जो है वो फिर वो इस तरह से उनमें आती है कि भाई इसकी तनख्वाह 35%, मेरी इसकी 30%। तो मेरा नहीं ख्याल 5% से कोई फ़र्क पड़ना था। बाकी रहा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स का, इन पर काम की रफ्तार 325 अरब है, तालीम के लिए 195 है, सेहत के लिए 183 अरब, आपाशी के लिए 18 और बंद पावर प्लांट को फंक्शन करने के लिए 16 अरब। राव साहब, इनाफ है? देखिए, जो इन्फ्लेशन रेट है, जिस तरह से इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है, वो 51% या 53% के फिगर्स आते रहते हैं, ये इतना हुआ है। तो बेहतर मैं तो कहता हूँ अगर जितनी महंगाई जितनी फ़ीसद महंगाई बढ़ी है उतने फ़ीसद तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। और इसमें ना सिर्फ जो सरकार पब्लिक सेक्टर है, उसमें प्राइवेट सेक्टर्स को भी आपको पाबंद करना चाहिए कि आप भी इतनी सैलरीज बढ़ाएं। लेकिन बहरहाल प्राइवेट सेक्टर तो एक मुँह ज़ोर घोड़ा है, ज़ाहिर है वो तो नहीं काबू आने लगा। लेकिन सरकारी सतह पर कम अज़ कम 35% की मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि 35% तो कम अज़ कम बढ़नी चाहिए थी। गो के उसमें भी मुश्किलात हैं। अब ये मुश्किलात जो है ग्रेड 16 से नीचे के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैं, जिनके हाथ में ना तो कोई ऐसी पावर्स होती हैं मासवाए कोरस्पोंडेंस के रिश्वत लेने की पावर नहीं होती आपके। अब ये कह सकते हैं, आप ये कह लें आपके फाइनेंशियल पावर्स नहीं, ग्रेड 17 से ऊपर फिर फाइनेंशियल पावर्स भी जाए। और भाई मैं एक गया था ग्रेड 16 के एक अफसर के पास, तो उसके घर के बाहर हाजा मिन फजले रबी लिखा हुआ था और उस घर के अंदर बनी गाला में घर था वो, और उस घर के अंदर जो सामान लगा हुआ था आज तक मैंने प्राइम मिनिस्टर्स के घरों में नहीं देखा। आपको भी याद है?
याद आ गया। अच्छा एनीवे अल्लाह ताला उनको आ गया, गरीब की रहमत फरमाए। अच्छा बात ये है, गुजारिश ये है कि दूसरी तरफ जो पेंशन्स बढ़ाने का है उसमें मैं समझता हूँ कि इम्तियाजी सलूक है कि 80 साल का हो तो फिर जाके उसको 20% वरना 5%। और पेंशनर्स की जो ज़्यादा तादाद होती है वो आम तबके से बिल्कुल बहुत सारे लोगों को हम भी जानते हैं। मैं जब भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बीट करता था तो किसी ना किसी का पेंशन का कोई ना कोई इशू रहता था। उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है मसलन MCL है उसके तकरीबन कोई 10,000 8 से 10,000 पेंशनर्स हैं। और 8 से 10,000 पेंशनर्स ऐसे हैं कि जब वो पेंशन लेने आते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये बेचारे सारी ज़िंदगी उन्होंने सर्व किया और अपनी ही पेंशन लेने के लिए उनको बार बार आना पड़ता है। कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है कि इनको आना ना पड़े। इनके पैसे, दुनिया जदीद हो चुकी है लेकिन पेंशनर्स के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का हमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आमिर भाई मुझे बता दें कि फंड्स की यूटिलाइजेशन कितनी मैटर करती है यहाँ पर, तो वो भी बर वक्त नहीं होती है। नहीं, यहाँ पर अब तो हो रही है इस वक्त तो इसमें ये नहीं है कि निगरान हुकूमत ने वहाँ से नब्ज़ को पकड़ा है जहाँ पे खराबी है। ठीक है, वो खराबी ये है कि आप बजट पहले एक प्रोजेक्ट देते हैं, उसको बजट एलोकेट करते हैं और बजट उठा के पिछली 2 गवर्नमेंट्स ने 100% दे दिया ठेकेदारों को, काम ना लिया। इन्होंने वहाँ से पकड़ा जहाँ पे खराबी थी। तो मेरा ख्याल है अब तो काम हो रहा है हर जगह पे। डेवलपमेंट का काम नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि फिर निगरान हुकूमत का कोई फायदा नहीं था। डेवलपमेंट का काम लेकिन जिस तरह से उन्होंने हॉस्पिटल्स में, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बाकी चीज़ों पर पैसा खर्च करना शुरू किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पैसा हमारा था, खर्च कर दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। अपने नाज़रीन को ये भी बता दें, आटे और बिजली पर गरीब के लिए 70 अरब का रिलीफ, IT सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया है। राव साहब खुश आइंद हैं ये चीज़ें? देखिए बिल्कुल खुश आइंद हैं। टैक्स फ्री बजट है। जिस तरह से ताजर बरादरी की जानिब से कल एक खैर मकदम किया गया, पहली मरतबा वैसे मैंने देखा है कि ताजर बरादरी खैर मकदम कर रही है क्योंकि ये बजट जो है वो टैक्स फ्री है। ऑब्वियसली मैंडेट भी शायद नहीं है निगरान गवर्नमेंट का कि वो नया कोई टैक्स इम्पोज करे। तो इसमें सूरत हाल कुछ इस तरह से कि जो डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है वो उस पर अब फोकस करना है। 4 माह में आपको, क्योंकि डेवलपमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़े हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को बराह रास्त इनसे फ़ायदा होता है, रोज़गार बढ़ता है, मैन पावर और मैन पावर का इस्तेमाल होता है क्योंकि हमारे यहाँ कौन सा कोई बहुत ज़्यादा मशीनरी का इस्तेमाल है। गो के बड़ी तरक्की हुई है। हमने मेट्रो बस कब भी बनाई, फिर ऑरेंज ट्रेन भी बनाई, बिजली के मंसूबे भी बड़े बड़े बनाए, लेकिन उसके बावजूद अभी हम उस जिद्दत की तरफ नहीं गए जिस तरफ दुनिया जा चुकी है। लेकिन इससे ये है कि मैन पावर बढ़ती है, रोज़गार का इशू नहीं है। मुझे याद है कि जब मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन 2 प्रोजेक्ट शहर में थे तो पहले वो कंप्लीट ज़ाहिर हो गया 12 में, फरवरी 2012 में। तो उसके बाद से जब ऑरेंज लाइन शुरू हुआ तो लाहौर शहर के किसी चौक चौराहे में जो मजदूर था वो आपको बैठा हुआ नज़र नहीं आ रहा था। और आज आप देख लें आपको हर चौराहे में मजदूर। तो ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ये जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को चलाते हैं, ये उस मजदूर का जो 1000 रुपये दिहाड़ी वाला है उसके घर का चूल्हा भी आसानी जलता है। अच्छा आमिर भाई एक चीज तो खुश आइंद है, मैं एक चीज ऐड करूं, आटे और बिजली पर गरीब को रिलीफ दिया गया है। नीचे खबर जो है शहजाद खान की, ये यूटिलिटी स्टोर पर आटे की किल्लत है, आटे की किल्लत है। कल मैं वही कह रही हूँ ना, फिर ये कैसा रिलीफ है? कल मैं जा रहा था तो मुझे जो ड्राइवर थे मेरे साथ वो बता रहे थे कि आटे की किल्लत है सर, आटा नहीं मिल रहा, तो आप इस पर कुछ कहें। तो मैंने ये बात करनी ही थी कि आटे के हवाले से गवर्नमेंट को जो है सख्त होना पड़ेगा। मैंने कहा अभी तो यार गंदम आई है, कहते जी होल्ड कर लिया उन्होंने, रोक लिया उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि इसमें निगरान हुकूमत एक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा था वो 160 अरब पावर प्लांट्स को फंक्शनल करने पे है। ये 16 अरब 16 अरब रुपया, ये 16 अरब रुपया आप पंजाब बैंक को दें और उससे कहें कि इससे सोलर पैनल्स के लिए आप लोगों को कम मार्जिन पे, कम सर्विसेज पे कर्जा दे दें और वो कर्जा आप किस्तवार वापस मिल, यानी गवर्नमेंट का पैसा वापस भी आ जाएगा। आप ये पावर जनरेशन फंक्शनल करेंगे, आपको कोयला बाहर से मंगवाना पड़ता है, आपको LNG बाहर से मंगवानी पड़ती है, आपको फर्नेस ऑयल बाहर से मंगवाना पड़ता है। उससे बेहतर ये था कि हम इन 16 अरब से पंजाब के अंदर सोलर पैनल्स की यूनिट्स बना देते, जो सोलर पैनल्स बनाते, फिर उसकी इजी तकसीम भी तो एक बड़ा टारगेट है। और पंजाब बैंक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, यूनिट्स बना देते
तो जिससे सस्ते सोलर पैनल जो लोगों को बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, चाइना से, तुर्की से, बहुत सारी जगह, तो यहाँ पर लगता रोजगार भी बढ़ता इन्हीं सोलर के साथ। और आपको वो जो महंगे पावर प्लांट्स हैं जिन पर आपको ब्रीफिंग दी गई होगी कि ये आ जाए तो ये बिजली की इतनी खपत हो जाएगी, अब हमें बिजली बनाने की बजाय सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके बिजली को इस्तेमाल करना है ताकि लोगों को सस्ती बिजली मिले। इसमें कोई एक आध प्राइवेट बैंक दे भी रहा है कर्जा, लेकिन 5% पे बहुत सारे बैंक्स ने शुरू किया। पंजाब बैंक देगा ना 5% उस पे होगा, गवर्नमेंट का बैंक देगा तो गवर्नमेंट को फायदा एग्जैक्टली फायदा होगा। अच्छा, इसमें 325 अरब रुपए तरक्याती स्कीमों के लिए, लेकिन तरक्याती स्कीमों के अभी जो तफसीलात हैं वो नहीं है। बताया जा रहा है कि ये ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अप्रूव्ड हो चुके हुए हैं, ये उनके लिए रखे गए हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात यह है कि तालीम के लिए 195 अरब रुपए रखे गए हैं, लेकिन अगर 195 अरब रुपए को चीफ मिनिस्टर पंजाब मुकम्मल तौर पर अपने इस 4 माह का जो बजट है इसमें खर्च करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल सूबे पर एहसान की मानिंद होगा, क्योंकि हमने पिछले 10 सालों में 10 सालों में ख़ास तौर पर पिछले 5 सालों में ना तो कोई नया कॉलेज पब्लिक सेक्टर में देखा, ना यूनिवर्सिटी देखी। कागजों में बहुत कुछ देखा, लेकिन कागजों में देखा जिस तरह से यूनिवर्सिटी राव साहब जो स्कूल हैं उनकी हालत को बेहतर कर लें। बिल्कुल बिल्कुल हमने देखी तो अलकादर यूनिवर्सिटी देखी। उसके लिए बजट मौजूद होता है, क्लासरूम्स नए बनाने हैं वो एक अलग से, लेकिन नए स्कूल्स, कितने स्कूल्स आपने देखे हैं, नए हॉस्पिटल 1985 या 86 में जिना हॉस्पिटल आपका लाहौर शहर का आखिरी बड़ा जनरल हॉस्पिटल है, उसके बाद से अब तक हॉस्पिटल नहीं बने। 1000 बेड का अनाउंस जरूर हुआ, उस पर उसकी फिजिबिलिटी में पता नहीं कितने पैसे लगा दिए। अच्छा नहीं राव साहब बने हैं मियां मीर हॉस्पिटल बना है, सब्जाजार हॉस्पिटल बना, मैं आपको बताता हूँ ना, वो जनरल हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। ये जनरल हॉस्पिटल है, वो प्राइवेट तो नहीं। ये 200 300 बेड के मैं बड़े इसी तरह बनाने चाहिए, मेगा नहीं बनाने चाहिए। मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। अच्छा, अब आप कह रहे हैं हॉस्पिटल बनी है इसी तरह बनाने चाहिए, वहाँ फिर फैसिलिटीज भी आमिर भाई देनी चाहिए। नहीं फैसिलिटीज आपने जिन हॉस्पिटल का जिक्र किया ना वो बन गए, वहाँ लोग जाते नहीं है। अच्छा है, ये बिल्कुल बन गए हैं। आप एक बहुत बड़ा टाइटैनिक बनाने के बजाय ना आप लोगों को जगह जगह आखिरी आपने पीकेएलआई आपको इससे आगे जाना है। आपने मियां मीर हॉस्पिटल, कान्ना, शादरा, समनाबाद कोशिश की थी उन्होंने, सब्जाजार में, रायवेंड में, फिर ये 1000 बेड का इसी कमर्शियल राजी पे। मैंने देखा है जी गुलजार साहब वो कुदाल लेके आते थे अल्फा करीम टावर के फजूल है, ये डिसीजन ही फजूल था। एक कमर्शियल आपके पास राजी है, आपने कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए वहाँ पे उसके पैरेलल टावर बनाने के लिए खाली करवाई, उसके बाद अस्पताल की आपको याद आ गई। ऑलरेडी इसी रोड पे जनरल हॉस्पिटल है, 1 किलोमीटर के फासले पे 500 कनाल जगह पंजाब यूनिवर्सिटी की एक हॉस्पिटल के लिए मुख्तसर पता है आपको इस बात का? नहीं मुझे नहीं इसका जना हॉस्पिटल शेख ज़ैद से चंद गज के फासले पे। और इसी बजट में जो एक जुल्म है, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुछ 17 से 25 करोड़ रुपए रोजाना जो गंदम की खरीदारी पर रकम ली जाती है बैंक से, उनका सूद अदा करना पड़ता है। तो निगरान गवर्नमेंट को ये बिल्कुल हम इस बात की सपोर्ट करते हैं कि हर सूरत में कम से कम इस लोन को ज़रूर ख़त्म करें। ये एक ऐसा सफ़ेद आती है जो कभी डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन 25 करोड़ रुपए यौमिया आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी रकम बनती है। तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप इसको ख़त्म करें ताकि वो जो 25 करोड़ रोज के जा रहे हैं वो तो कम से कम बचत हो सके। हमने अगली खबर की तरफ जाना है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ जाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वासा का पानी मजीद महंगा, 5 से 7 मरला घर का माहाना टैरिफ 1160 रुपये होगा। राव साहब कैसे देखते हैं? देखिए बड़ा अच्छा फैसला है, एटलीस्ट इसको टैरिफ को। अच्छा, मैं आमिर भाई की तरफ इसलिए नहीं गई, मुझे लग रहा था वो कहेंगे अच्छा फैसला है। अच्छा, ये नहीं फैसला इस सेंस में कह रहा हूँ कि जब आप पाइप लगा के बाहर सड़क को भी ख़राब कर रहे होते हैं उस वक्त आपको ख्याल नहीं आता, लेकिन थोड़ी सी गवर्नमेंट अगर इस पे चार्जेस बढ़ाए तो आपको बड़ा ख्याल शुरू हो जाता है आना। तो आप पहले पानी के ज़िया को तो रोकें। ठीक है, पानी का ज़िया रोकना, इसके लिए आपको इकदाम करने की ज़रूरत है। और इस पर जो 4000 या 5000 का जो चलान किया जाता है वो मैं समझता हूँ नाकाफ़ी है। उसके ऊपर भी वो भी एक फेवर वाली बात, वो भी फेवर वाली बात है। जुडिशल कमीशन एक बना हुआ है, वाटर कमीशन बना हुआ है,
वो उसी पे काम करते हैं। तो पानी के ज़िया को रोकना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि टैरिफ के हवाले से कोई फैसले किए जाए। लेकिन बहरहाल अब तो 1160 रुपये बिल्कुल ना काफ़ी एक आपके सामने ही अमाउंट है। 5 मरले का जिसका घर है उसके लिए मेरा ख्याल है इससे कहीं ज़्यादा का पानी तो वो ज़ाया भी कर देता है। तो अगर उसको एक 1160 रुपये चार्जेस देना भी पड़ते हैं तो कोई फिक्स्ड ये चार्जेस हैं। और इसमें नया जो नरखनामा है उसमें मुख्तलिफ जो 5 मरला तक का है टैरिफ है उसका 938 रुपये है, 7 से 10 मरला 1383 रुपये है, 11 से 15 मरला तक का नया टैरिफ जो है वो 1603 रुपये है, और 16 से 20 मरला तक का नया रेट 2100 यानी 2183 रुपये। तो इससे पानी का इस्तेमाल भी तो होता है। अगर आप पानी इस्तेमाल करी जाएंगे और पैसे देंगे नहीं तो फिर वापडा जो वासा है उसको उसने वापडा का मकरूज ही रहना। आए रोज़ ट्यूबवेल्स की बिजली क्यों डिस्कनेक्ट होती है? इसीलिए होती है कि पानी आप बिजली इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर बिल देने के लिए वासा जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ या LDA की तरफ देख रहा होता है, तो वहाँ से पैसे आए तो क्यों ना लोग खुद दें पैसे जब पानी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कोई मजायका नहीं है मेरे ख्याल में। सही। आमिर भाई, आपने गलत अंदाजा किया था कि मैं इस बात पे कहूँगा कि ये गलत है। खुशाइंद है, मुझे तो लग रहा था नहीं, आप इसके फेवर में खुशाइंद नहीं, मैं फेवर में नहीं इसलिए नहीं हूँ, मैं इसमें हुकूमत को जिम्मेदार समझता हूँ। अच्छा। और हमेशा मैंने ये बात आपके उसकी हर वजह प्रोग्राम में की है कि आपने लाहौर के अवाम से वादा किया था कि नेट मीटरिंग जो होगी वो होगी हाँ, पानी की। मैं पानी 100 का इस्तेमाल करूँ, मैं लाख का इस्तेमाल करूँ, मेरा मीटर लगा होना चाहिए। जब हम बचपन में अंदरूनी शहर रहते थे उस वक्त भी मीटर थे, और हम दिलचस्प बात है हम खोल के ना तो मीटर के साथ भी टूटी सी लगी होती थी, तो कभी पानी भरना पड़ता था ना तो वो खोल के तो वो मीटर की तरफ देखा करते थे कितना चला है ये। अच्छा। ये ऐसे ही शुगल आप समझ लें बच्चों का। अब आपके पास 5 मरले का घर है, यहाँ हो सकता है कि 2 कनाल वाले घर का जो पानी इस्तेमाल ही ना होता हो वो तो मुल्क से बाहर बैठा हो, भेज दिया आपने 2000 रुपये बिल, ज्यादती नहीं है उसके साथ। और हो सकता है कि 5 मरले वाले घर वाले को, 5 मरले के घर वाले को सही कह रहे हैं राव साहब, उसने अंदर अपने पानी वाटर प्लांट लगाया हुआ है, महल्लेदारों को पानी सप्लाई कर रहा हो, उससे आप 1100 रुपये ले रहे हैं। पानी आप 100 का इस्तेमाल करें, लाख का इस्तेमाल करें, मीटर से करें। जापान के साथ मुआहदा हो गया। वासा के ऐसे ड्रामेबाज ब्यूरोक्रेट्स हैं, हर आने वाली गवर्नमेंट को नया ख्वाब, नई चीज़ें दिखाते हैं और उसके बाद वो उसी ख्वाब ख्याल में रहते हैं कि पता नहीं कि यहाँ पे क्या होएगा। ये पानी जिसको ज़ाया करने का वजू के लिए भी हुक्म नहीं है, मुझे ये बताएं उसको कैसे बहाया जाता है। राव ने बिल्कुल ठीक बात की। हम एक मोटरसाइकिल धोने पर इतना पानी सर्व करते हैं जितना शायद ट्रक धोने पे ना बैरून मुल्क इस्तेमाल होता है। आपका ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह क्यों नीचे गिरती जा रही है? इसी वजह से आपका साफ पानी रिजर्वायर है कोई नहीं, शहर के नजदीक वाटर रिजर्वायर है कोई नहीं जिससे ज़ेरे ज़मीन पानी की दो काम कर सकते हैं। एक तो आप वासा को हिदायत करें कि भाई आप अगर पैसे कमा रहे हैं, जो कि क्योंकि आप काम तो कर नहीं रहे, पैसे कमा रहे हैं, तो अपने तमाम मीटर वो जो ट्यूबवेल्स हैं उनको आप सोलर पे लेके जाएं। राव साहब हमने सफर किया इकट्ठे, बिल्कुल हर ट्यूबवेल सोलर पे देखा, बहुत ज्यादा मकामात पर जहां प्राइवेट लोग सोलर लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को क्या है, इससे 2 चीजें होंगी, एक तो इनको बिल नहीं आएगा और ये जो उसका बिल का बोझ है वो लोगों पे नहीं डालेंगे, बिल्कुल ऐसे। और दूसरा इनकी वो मीटरिंग की तरफ जाएं। खुदारा जब तक पानी का मीटर लगा नहीं होएगा, ये दूध दही वाला जिस टब में बर्तन फेंकता है गंदा, उसका नलका बंद ही नहीं करता, उसको बंद करना ही नहीं आता, तो पानी जाया नहीं कर रहा। पानी का ज़िया एक हमारा बड़ा मसला है, ये वैसे कौमी मसला है, डोमेस्टिक रेट है। ये आपकी राय है, वैसे बहुत सारे लोग इसकी मुखालफत भी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नेट मीटरिंग से पता चलेगा ना। अब एक 5 मरले का घर, राव साहब बहुत माफी चाहता हूँ, इसी शहर में 2 करोड़ 80 लाख का भी है। हाँ है। और एक 5 मरले का घर इसी शहर में ऐसे भी हैं जहाँ पे 8 फैमिलीज रहती हैं। चले मेरे साथ अंदरून शहर दिखा देता हूँ आपको। ऐसे ही बिल्कुल है। आपने दोनों को एक बराबर कैसे कर दिया? मुझे तो ये समझ नहीं आती। कुछ चंद लाख का घर है वो भी 5 मरले का है। अच्छा, वो और 2.5 करोड़ का घर है वो भी 5 मरले का है। 5 या 10 फैमिलीज अगर 5 मरला के घर में रह रही है तो उनके पानी का इस्तेमाल नहीं, उनका पानी का इस्तेमाल इसलिए नहीं होता ना, आपको ये भी बता दें, कम होता है। वो बेचारे पानी की बाड़ियाँ लगाते हैं, वहाँ पानी आपको पता है अंदरून शहर में बहुत ऊपर तक नहीं जाता है, नीचे से भर के लाते हैं, खुद भरते हैं वो, आप उनके साथ, और वहाँ पे मीटर्स लगे थे आपने उतार लिए।
लगे हुए मीटर उतार नेट दिए। मीटरिंग बुरी तजवीज नहीं है, इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। हमने तो बहुत महंगाई के एतबार से मुझे पता है आप लोगों की राय बहुत लेंगे तो लोग इसके हक में बहुत नहीं जाने सारी वाले। खबरें हमने सुनी हैं। गुफरान साहब अगर एमडी वासा अगर सुन रहे हैं तो वो भी इस पर हयात कान में? धरे। हाँ ना? हयात में? नहीं हैं मतलब क्यों आप परेशान मैं आपने कहा अरे नाज़रीन, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आमिर भाई की तजवीज़ बेहतर है, लेकिन जिस तरह से महंगाई में लोग पिस रहे हैं उनके लिए मेरे ख्याल से उनकी फेवर में नहीं जाएगी। दूसरा, आपके पास हर चीज़ तो महंगी है, अगर एक चीज़ सस्ती है तो वो भी आमिर भाई कह रहे हैं कि चले जी आप इस्तेमाल के हिसाब से कर दें, लेकिन एक ये फ़ायदा होगा कि हम सोच समझ के ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, जैसे आज बिजली का इस्तेमाल करें। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब कुछ आ जाएं जी शहर में क्राइम की सिचुएशन की तरफ। और यहाँ तक तो अल्लाह रहम करे, लोगों के बकरे भी चोरी होने लग जाते हैं, हम ये भी देखते हैं, तो इस पे एहतियात करें। कुर्बानी का जानवर बहुत महंगा है। 24 घंटों में 440 वारदातें स्ट्रीट क्राइम में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर साल हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में ये सब होता है कि घरों से कुर्बानी का जानवर तक भी उठा के ले जाता है। सो इसकी भी एहतियात करें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो क्या कर रही हैं। अगर वो काम कर भी रही हैं तो ये गली मोहल्ले के लेवल पर कब लोगों को सुकून आएगा। लाहौर में तो कभी ऐसे हालात नहीं थे। राव साहब देखिए, 444 का फिगर्स जो है वो कोट हुआ है कि इतनी जो वारदातें हैं वो शहर में हुई ये हैं। कम है और कुछ नहीं, कौन सी इतनी ज़्यादा है, 1.25 करोड़ आबादी का शहर है, 83 पुलिस स्टेशन है। अगर आप इनको डिवाइड करें तो क्या रह जाता है बाकी? चार या पांच वारदातें बस एक पुलिस स्टेशन में, बस 4 या 5 वारदातें बनती हैं। तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी आबादी का शहर है। तो होगा CCPO साहब बेहतरीन फ्राई सर, उसका नंबर ट्रेस हुआ थाना शेरा कोट से 2 गाड़ियां गई नारोवाल। अच्छा। और जब जाके उनको हालात का अदराक भी हो गया, लेकिन पुलिस बजिद थी कि नहीं जी नहीं, आपका चूंकि नंबर आया डाटे में तो आपको एक मरतबा जाना ही पड़ेगा। वो रिक्वेस्ट ये कर रहा है कि मेरी जो बच्ची है उसके डायलिसिस का इशू है, उसको मैं, ये स्टोरी मुझे तब पता चली जब मैं शेराकोट थाने में इसी तरह एक बेगुनाह बंदा पकड़ा गया किसी के चक्कर में। तो उसको जब छुड़वाने गए तो वो यहाँ पे बता रहे हैं, आप इनकी बात कर रहे हैं सर, पुलिस तो वहाँ से जाके ले आई है। आप अंदाज़ा लगाएं इतनी विजिलेंस जो है वो पुलिस में है कि नारोवाल से स्वीपर को जाके उठा के लेके आए, उसका नंबर ट्रेस करके। और यहाँ पे शहरी लुटते जा रहे हैं, यहाँ पे किसी को नहीं पकड़ा जा रहा। यहाँ पे गैंग्स हैं। और SHO, हर SHO के पास उसकी टेबल के निचले दराज में हर क्राइम पेशा फर्द की जो फहरिस्त है वो मौजूद है। उसमें क्या क्या उसके थाने के एरिया में क्या क्या हो रहा है, वो तमाम लोगों की फहरिस्त उसके पास मौजूद होती है। लेकिन जहाँ से नजराना मौसूल हो जाए उस पर फिर कांटा लगा दिया जाता है, उस तरफ फिर पुलिस को मुंह करने से रोक दिया जाता है। और जिसकी वजह से ये छोटे छोटे गैंग्स मुख्तलिफ शहर के इलाकों में नज़र आते हैं, जो कि ये वारदातें करते हुए आपको नज़र भी आते हैं। और यही वो गैंग्स हैं जो कि रिपोर्ट भी हो तो 444 इनका फिगर्स बनता है। सिर्फ एक रोज़ में 37 लाख रुपए लोगों के घरों से लुटते जा रहे हैं। और जो पुलिस, कमज़ोर पुलिस की जो गिरफ्त है वो बिल्कुल अय्या हो रही है। IG साहब बड़े एक्टिव हैं, इसमें तो कोई दो राय हाँ जी, मैंने देखा कल वो जिले शाह के घर गए हुए थे, उनकी वालदा से जिस तरह से वो प्यार ले रहे थे, जिले शाह को भी नहीं मिला होगा। वो मैंने उनकी फुटेज देखी है और बड़ी अच्छी माशाल्लाह उनकी इस तरह की है आदत, और वो वेलफेयर के लिए भी बहुत काम करते हैं। लेकिन पुलिसिंग का जो निज़ाम है, एक क्राइम वाले से पूछा था, हाँ। तो उन्होंने कहा जी वो तो स्टाफ को गाली के बगैर तो बात ही नहीं करते। अली सही आए तो वो आपको इतने सख्त हैं वो, ये इरफान मलिक साहब आपको बता गाली के बगैर वो बात तो नहीं करते। सख्ती नजर भी तो ऐसी सख्ती का कोई फायदा नहीं है, मेरा ख्याल है। और शायद लाहौर की किस्मत में CCPOs ऐसे ही हैं। पहले गुलाम महमूद डोगर साहब थे, अब ये हैं। तो इनको मेरा ख्याल है इक़्तिदार की राहदारियों से निकाल कर थानों में भिजवाया जाए, जाके ये देखें क्या हालात हैं। आपके थानेदार, कल मैं एक बकरा मंडी में गया था, वहाँ जो थानेदार बैठा हुआ था, उसके बैठने का स्टाइल, उसका कॉटन का सूट, उसकी बाकी चीज़ें आप देख के हैरान रहे थे। ये जिस अंदाज में, मगरूराना अंदाज में वो बात कर रहे थे, किसी को
बकरी कोई चोरी होती है, फ्रॉड किया था किसी ने, तो उस पर, और जिस अंदाज से वो बात कर रहे थे, रियली कि मुझे समझ नहीं आई। लेकिन इतना अब ये है- गरूर लेकर, लेकिन- जो कि सिर्फ अल्लाह की शान है। देखिए, बिल्कुल। 9 मई ये है कि लोगों ने 9 मई के जिम्मेदार जो जिम्मेदारान थे, जिस तरह पुलिस ने उनके पीछे चढ़ाई की है, अगर इसी तरह से पुलिस अपने इलाकों में चढ़ाई करे जराइम पेशा अफराद के खिलाफ, तो आपको ये राव साहब, वारदातें, इसके इनका लिए ना फिगर एक्टिव- 2 दर्जन से ज्यादा नहीं होगा। एक्टिव सिस्टम होना इसका पड़ेगा, फिगर- आपकी कमांड को थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। जाएं, बहुत एहतियात से मंडियों में जाएं, क्योंकि कैश ही लोग लेके जाते हैं आमिर भाई, वहाँ को नहीं, ये कार्ड तो होते नहीं। आजकल वैसे वो भी व्यापारी भी बड़े सियाने हो गए हैं, ज्यादा वो भी जायज कैश और इजी पैसा भी चल रहे हैं नहीं, आपको फिर भी इस चीज़ की ना थोड़ी सी केयर करनी है। जो लोग कैश पैसे लेके जा रहे हैं, जो लोग जानवर खरीद के अपने घर में बांध रहे हैं, वो भी केयर करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ हालात जो है ना, आप किसी से कुछ नहीं उम्मीद कर सकते, बहुत ही बुरे हालात है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहेंगे और अपनी खबरों की तरफ आएंगे। खबर हमारे पास है जी, परवेज़ इलाही से चौधरी शुजात की मुलाकात हुई है, जेल में बी क्लास मिल गई है, ये प्रमोशन हुई है आमिर भाई? बी क्लास, आप शुरू में बात कर रहे हाँ। थी शायद ए क्लास की और फर्स्ट क्लास की, ये जेल की सी क्लास जो होती है यही फर्स्ट क्लास होती है। अच्छा, हाँ, ये बकायदा B एक, class। आप समझे कि एक अल्लाह नेक्सी ताला टाइप, वैसे सबको दूर ही रखे। हाँ दूर रखे, लेकिन नेक्सी टाइप होती है जिसमें आपको मुशक्की भी मिल जाता है, जिसमें बाकी सहूलियत भी होती है, आपको अखबार भी मिल सकता अच्छा, है, यानी TV बी भी क्लास ले में सकते हैं। सहूलियात है? बी AC क्लास भी मिल में जाता है। सहूलियत है, AC मिल जाता है आपको, तो एक अलग से वो बना है। हाँ, है फांसी घाट के साथ, ये जो कोट लखपत जेल है ना, इसके फांसी घाट के साथ ही सी क्लास वाली बैरक, नहीं, लेकिन ये तो कैंप जेल में नहीं है, जहाँ भी है, यहाँ मैं तो कोट लखपत की बात कर रहा हूँ, तो वो वहाँ पे फांसी घाट के साथ है। तो ये भी सोचना चाहिए कि सी क्लास पे ऐसी अच्छी चीज़ है, जेल ही होती है। मैंने तो वही जहाँ पे कहा है, मर्जी अल्लाह हो। ताला फिर भी और सहूलियात है नहीं तो दूर कल रखे। जो खबरें आई, चौधरी शुजात साहब ने मुलाकात की है, तो दोनों में दोनों जो हैं वो पहली बाज़ाब्ता समझे मुलाकात। नहीं, दोनों उसको क्या कहेंगे, दोनों आपस में सांडू भी तो हैं, नहीं, ब्रादर ब्रदर और cousins बेनोई भी हैं, इसी तरह से है ना, दोनों इस तरह से, दोनों इसी तरह से। बट्टा सट्टा आप कहते तो वो जो कहते थे कि रिश्तेदारों को मिलने नहीं दिया जा रहा, तो मिल लिया। अच्छा, अब एक रिश्तेदार रह गया है जिसका नाम मोनस लाई, भाई स्पेन की अयाशी छोड़ वो आएंगे अब्बा तो जी के फिर पास है ना। आ, और हाँ। मैं ये इंतजाम करा सकता हूँ कि उनको अब्बा जी के साथ रखवा सकते हैं, तो अब्बा जी को मुशक्ति की भी जरूरत नहीं रहेगी। बेटा जब खिदमत करेगा तो किसी और की खिदमत की क्या जरूरत है। आप यहाँ से भाग के वहाँ से जाके आप ट्वीट कर रहे हो और गलीज ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो, तो मेरा ख्याल है कि मोनस को ये वक्त है अपने बाप के साथ खड़ा होने का, उनको खड़ा होना चाहिए, इस वक्त वो कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। लोग बेटा क्यों डैड के मांगते साथ नहीं, वो डॉलर्स के साथ खड़े हैं इस वक्त। हैं? हाँ, डैड के साथ नहीं, डॉलर्स के साथ खड़े हैं। और वही इनको- चौधरी शुजात साहब जिनकी इन्होंने तस्दीक की, और हाथ उड़ाई। जब फैसला हुआ कि चीफ मिनिस्टर होंगे, और आप देखें कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही साहब, जिनको मैंने उस वक्त छोटा इमरान खान का लक़ब भी दिया था, अगर छोटा इमरान खान बजीद ना होता तो फिर अभी तक चीफ मिनिस्टर होते चौधरी परवेज़ इलाही, और ये सिस्टम सारा चल भी रहा होता और स्मूथली सारी चीज़ें होती। लेकिन अब आप देख लें कि क्या सूरत हाल। और फिर भी मैं कहता हूँ ये बड़ा पान है चौधरी शुजात साहब का कि वो मुलाकात की उन्होंने, ज़ाहिर है अजीज़ो कारब की मुलाकात के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो भी दम तोड़ गया। और प्रोपेगेंडा तो एक और तशद्दुद की जो अलग से उड़ाया जा रहा था, प्रोपेगेंडा ये था कि उनको 6x6 की बैरक में रखा है। और मजे की बात है, अदालत में गए, आप अदालत में जाएं तो, और आप अपने बाल को खुद खराब, हजाब लगाया हुआ था, शेव की हुई थी। मुझे सिर्फ ये एक बात बता दें कि ये कौन सी बैरक है जिसके अंदर आपको नाई की भी सहूलत मौजूद है और हजाब लगाने की सहूलत भी मौजूद है। ये कौन सा जुल्म हो रहा है? लेकिन कंगा नहीं है आपके पास, ये कैसी बात? और कंगा इसलिए नहीं है कि आपने बाल खुद बखेरे हुए हैं। और एक वकील जो है वो बकायदा पंखा चल रहा है कि जैसे चोई साहब को बड़ी गर्मी लगती है, एसी मिल गया होगा इनको, खाना अच्छा घर का मिल रहा होगा। लेकिन बहरहाल रिश्तेदार मिल अगर लिया। जो पॉलिटिकल केसेस हैं, पॉलिटिकल मेरा ख्याल है कि सारे चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो वापस काफ में चले जाएंगे। ये बात बाज़ ये हो रही है शहर में भी। सालक नौर में ये मेरा ख्याल है अहलियत कि वो दूसरों को कायल करना जानते हैं, तो इनको कायल होना भी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह यह है, हाँ करप्शन के जो केसेस है वो उसका तो अलग से है, वो तो केसेस भुगतने चलने पड़ेंगे। चाहिए, लेकिन सियासी तौर पर जो गलती कर चुके हैं, चार्जशीट तो उस वो गलती को मोहम्मद खान वापसी भट्टी साहब होनी का जो बयान है, वो चार्जशीट आप देख लें कि फज पेमेंट्स की हुई हैं 123 या 127 अरब रुपए की सिर्फ 2 अजला में
जो एलोकेशन किया और मंडी 100% बहाउद्दीन और एलोकेशन, गुजरात। मंडी बहाउद्दीन और गुजरात 100% एलोकेशन कर दी है। ऐसे ही है। ये उसका सामना करें, लेकिन और सियासत में मैं इसमें सियासी बात कर रहा हूं, इसमें से काफ लीग में वापस जाने चाहिए। जो इदारों में तहकीकात चल रही हैं या एंटी करप्शन की जानिब से तहकीकात कर रही हैं, बहुत उसी बयान की रोशनी में की जा रही हैं जो मोहम्मद खान भट्टी साहब, जो इनके दस्ते राज थे, बल्कि फ्रंटमैन थे परवेज़ इलाही साहब के, उनकी जानिब से है। तो अब जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, बी क्लास के बाद भी कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा होगा, क्योंकि पीटीआई के बहुत सारे हमने जो हामी अभी भी हैं, यानी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको भी अपनी ना सफ़ेद दाढ़ी का ख्याल है और पीटीआई की उस झूठे प्रोपेगेंडे की ट्रोलिंग का वो भी हिस्सा बनते हैं। और वैसे वो अहादीस बयान करते हैं, कॉलम में मुख्तलिफ बशारतों की बात करते हैं, लेकिन झूठ पर मबनी जो तस्वीर हों, कुछ भी हों। मतलब मैं एक बिल्कुल आपको बिल्कुल ताज़ा बात बता देता हूँ कि एक 36 किलोमीटर की रोड का इफ्तिताह किया मौलाना फजलुर रहमान की, वो उसमें से 36 हटा के उसको 4 किलोमीटर की तख्ती बना के एडिट करके, और उसकी जो ओरिजिनल लागत है, जो उस बुजुर्ग की बात नहीं कर रहे जिसके नाम पे बिस्किट भी है बच्चों का। अच्छा, अंदाजा लगाएं कि ये प्रोपेगेंडे की ये हद है और कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इन चीजों को हम काबिल अफसोस ही कह सकते हैं। राव साहब, आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे वक्त कम बार वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। वो तो ब्यूरोक्रेट था। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। 20 जून है आज और दुनिया भर में वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी डे मनाया जा रहा है। अपनी चीज़ों को प्लान करना, अपने लिए बेहतर बनाना, मुफीद बनाना, वो आपको फ़ायदा पहुंचाएं, हर इंसान का हक भी है, करना भी चाहिए। और उस टाइम को अगर आप संभाल के चल लेंगे तो आप कामयाबी की तरफ जाएंगे भी। कामयाबी की ज़मानत भी ये है। बहुत बड़े बड़े लोग जिनको हमने देखा ज़िंदगी में कामयाब होते ही, ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ उसूल हैं जिनको उन्होंने अपनी ज़िंदगी पर लागू किया और कामयाब बने। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को बॉदर भी नहीं करते, शिकवे शिकायतें करते चले जाते हैं। सो आज के दिन की मुनासबत से हमें करना क्या है, किस तरह से अच्छे वक्त को यूटिलाइज करना है, किस तरह से अपने इर्द गिर्द चीज़ों से फ़ायदा हमने उठाना है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ उस्ताद, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं। अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी बहन। थैंक यू सो मच, बहुत आपके वक्त मेहरबानी, का बहुत 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 शुक्रिया। आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे? मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी कहना चाहूँगी कि हम खुद भी कुछ करने को तैयार नहीं हैं। हम सिर्फ उस मसाइल के तले दबते चले जा रहे हैं ये सोच के कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, मैं एक बात वाज़ह करूँ, क्योंकि चंद दिन पहले फादर डे था तो लोग कमेंट करते हैं इस तरह के प्रोग्राम देख के, या सोशल मीडिया पे पोस्ट नीचे लगाते हैं कि ये इस तरह के दिन नहीं मनाने चाहिए, इस तरह की को बात करते हैं कि कोई एक दिन नहीं होता। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि दुनिया में जो दिन मनाने का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है कि अगर कोई भूला हुआ है तो याद कर ले। ये उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी प्रोडक्टिव है। आटे में नमक होंगे हमारे माशरे में लोग, क्योंकि काम चोरों की तादाद बहुत ज़्यादा है इस मुल्क में, इस माशरे में नखट्टुओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, हाथ पे हाथ धर के बैठे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तबसरे करना, सुनना, राय देना, इसके लिए सारे तैयार हैं। हाँ। और क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा हैं। रियल सही सेंस में कोई प्रोडक्टिव लोगों की तादाद बड़ी थोड़ी है। तो हम दरअसल इस तरह का दिन मनाया जाता है इंटरनेशनली, और टीवी प्रोग्राम पे हम जब डिस्कस करते हैं तो इसलिए करते हैं कि याद दहानी हो जाए, सबको याद आ जाए कि ये भी एक टर्म है, मुफीद होना, प्रोडक्टिव होना। अच्छा, दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं प्रोडक्टिव होने के हवाले से, दो फ़लसफ़े बड़े वाज़ेह हैं। एक फ़लसफ़ा बड़ा सिंपल है, वो ये है कि बिज़ी होना। कुछ लोग समझते हैं जी हम बड़े मसरूफ़ हैं जी, तो बहुत मसरूफ़ होना उसका कतई मतलब नहीं है प्रोडक्टिव भी हैं। यानी सिर्फ अपने आप को मसरूफ़ दिखाना, असल बात है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं आप ज़रा मैयर करें, आपने उसके नताइज क्या निकाल लिए हैं, क्या नतीजा आप चाह रहे थे, आपका जो हासिल है, जो आपने गेन किया है, और जो आप चाह रहे थे उसमें गैप कितना है। प्रोडक्टिव होने का मतलब है कि आपने जो इन्वेस्ट किया, अब वो क्या इन्वेस्ट किया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपनी एनर्जी लगाई, आपने अपना रिसोर्सेज लगाए, पैसा लगाया, वक्त, सेहत, सब चीज़ें लगाई, उसके बदले में जो गेन हुआ, हासिल किया, आप देखें कि वो क्या है।
यानी आप ये जो मुआजना है कि जो मैंने लगाया और उससे जो हासिल किया, ये है प्रोडक्टिविटी। अब होता ये है कि वैसे तो हम बाज़ औक़ात अपनी प्रोडक्टिविटी, इदारे भी अपनी प्रोडक्टिविटी को देखने के लिए बाहर से किसी को आउटसोर्स कर लेते हैं। मैं इदारे मुल्क किसकी बात नहीं करता, फ़र्द वाहिद की बात करता हूँ। आप सब में एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, और वो मैकेनिज़्म ये है कि आप मय्यर करें कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये कितना प्रोडक्टिव है। अच्छा, एक टर्म है कूलू का बैल। कूलू का बैल, क्योंकि अब तो हमारे जो नए बच्चे हैं कूलू के बैल से वाकिफ़ नहीं हैं। मशीनें आ चुकी हैं जिनसे तेल निकल आता है। किसी ज़माने में कूलू का बैल जो था वो बैल था जिसकी आंखों पे एक टोपी चढ़ा दी, उसको टोपी कहा जाता था, वैसे कवर होता था, और टोपी चढ़ा दी जाती थी, और वो कूलू का बैल जो था वो ऐसे चलता रहता था। और तेल निकालने के लिए, सरसों का और बाकी चीज़ों का तेल निकालने के लिए, बादामों का, वो इस्तेमाल किया जाता था कूलू का बैल। कूलू के बैल एक मुहावरे के तौर पे इसलिए इस्तेमाल होता था कि कूलू के बैल को लगता है उसने बहुत सा फासला तय कर दिया, लेकिन वो दायरे का सफ़र कर रहा होता है। तो दायरे के सफ़र में आप शाम को वहीं होते हैं जहाँ सुबह होते हैं, यानी जहाँ से सफ़र शुरू किया है शाम को आपने वहीं होना है। उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी कोई नहीं होती। ये समझाने के लिए कहा जाए, आंखों पे टोपी ऐसी चढ़ी होती है, आपकी आंखों की हालत, उसके आगे एक ऐसा कवर होता है जिसके जरिए आप देख नहीं सकते कि आपने मुसाफत तय नहीं की। तो प्रोडक्टिव होने का मतलब ये है कि ऐसी स्टेट ऑफ माइंड ना हो कि आपको लगे मैं तो बड़ा काम कर रहा हूँ लेकिन आप कुछ भी ना कर रहे हो। एक और टर्म्स है, देखिए टर्म्स बड़ी शानदार है, हर चीज के पीछे फिलॉसफी है। बिजी लाइक अ बी, ये ऐसे नहीं बन जाती हैं चीजें, इसके पीछे कोई गौर-व-खोज कर रहा होता है। ऐसी सारी कायनात में चीज़ों को देखते देखते किसी ने देखा मक्खी बड़ी मसरूफ़ है, तो मक्खी मसरूफ़ है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मक्खी हर वक्त बिन बनाती हुई इधर उधर फिर रही होगी, बिजी है, बिजी लाइक अ बी। इसका मतलब ये हो गया कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बिजी। एक और भी मैं क्योंकि थोड़ा सा वो कंफर्टेबल रखना चाह रहा हूँ प्रोग्राम को, तो वो जो कह लीजिए कि जंगल में शेर मर गया और बंदर को उन्होंने बादशाह बना दिया। तो बंदर ने कहा चैन लेना था, कभी यहाँ और कभी यहाँ और कभी यहाँ। तो सारे आगे उन्होंने आके कहा कि आलम पनाह आप बादशाह हैं। उनके जी छड्डो बादशाह, मेरी आड़ियाँ देखो तो मेरी झाड़ियाँ देखो। यानी वो जो बंदर है उसने उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, उसने जंप करते रहना इधर से उधर से इधर। बिजी लाइक अ बी भी ऐसी है कि मक्खी की तरह भागते रहना लेकिन करना असल में कुछ भी नहीं। कुछ लोगों में ये हुनर नहीं होता कि उनमें ये सेंस नहीं होती, मैं ये कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है कि वो ये मय्यर कर सकें कि वो जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या। अब इसके लिए दो चीज़ें चाहिए इस प्रोडक्टिविटी को चेक करने के लिए। मैं ये कहता हूँ ये दो बहादुरियाँ चाहिए। एक बहादुरी अना ये है कि आप अपना क्रिटिक बन सकें, अपना ज़रा एनालिसिस करें ना, आप अपनी आंख अपने आप पे खोलें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जब आप खोलेंगे तो क्या होगा, दूसरा काम होगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करनी पड़ेगी। आपको इस माशरे में अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डालने वाले ज्यादा मिलेंगे, गिला शिकवा शिकायत करने वाले ज्यादा मिलेंगे, जिम्मेदारी को कबूल करने वाले कि मैंने गलती की, कुछ मेरा फैसला गलत था, या मैंने चीजों को गलत ट्रांसलेट किया, या मेरे से गलती होगी, ये बड़े थोड़े मिलेंगे। अना इतनी ज्यादा है, इस माशरे का नखट्टू भी अपने आप को जो है ना वो बड़ा प्रोडक्टिव समझता है। काम चोर भी कहता है कि जी आपको क्या पता जिंदगी के दुख क्या होते हैं, बर्डन क्या होते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स आपको ज्यादा मिलेंगे। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको आपकी अपनी आंख खुद पे खुलनी चाहिए। अब हदीसे रसूल सुन लीजिएगा, यानी मैं कहता हूँ ये आज का प्रोग्राम इसको कई एंगल से देखा जा सकता है प्रोडक्टिविटी को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया, मैं उसका मफहूम बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह जब किसी पे मेहरबान हो जाता है, अल्लाह मेहरबान हो जाता है। ये हमें सोचना चाहिए, हम जानना चाहते हैं कि अल्लाह जब मेहरबान होता है उसकी क्या निशानी होती है। अल्लाह जब मेहरबान होता है तो आपका जो बातन है, यानी आपका अंदर है, जो आपने किसी को नहीं दिखाया हुआ, वो आपके सामने आश्कार हो जाता है। आपको अपनी बेवकूफ़ियाँ समझ आने लग पड़ती हैं, आपको अपनी गलतियाँ समझ आने लग पड़ती हैं, आपको शर्म आती है कि यार ये कदम मैंने क्यों उठाया, और ये मुझे कितना फासला दोबारा से लेकर फिर वापस आना पड़ा इधर आने के लिए। ये आजकल सिटी 42 आना भी ऐसे ही है वैसे। रास्ते खराब हुए हैं, मैं अभी कहीं और निकल गया था, फिर वहां से होते होते तो मैंने आयशा को मैसेज किया कि मैं पूरे टाइम पे पहुंचूंगा। तो फिर आपको एहसास होता है कि जो मैंने इतना वाया काटा है, ये कितना गलत काट लिया। ये कबूल करना, इस पेन को समझना, इसको अंडरस्टैंड करना और उससे को लर्न करना, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक सेल्फ एनालाइज करने से, सेल्फ एनालिसिस से, आप खुद को अपना एहतसाब करने से, अपने आप को मापने से, अपनी गलतियों को मेजर करने से, अपने फैसलों के प्रो कॉन्स देखने से, पॉजिटिव क्या था नेगेटिव क्या था ये देखने से,
आप यानी अपने आप को कटहरे में खड़ा करके मुजरिम समझ के जब ट्रीट करते हैं। एक मूवी थी, है वो हमसाया मुल्क की मूवी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है इसलिए हाथ भाग में लिखा भाग, वो समथिंग उसका नाम था। उसमें एक सीन बड़ा शानदार है ना, वो जो है ना जो भागने वाला होता है उसमें मलक्का सिंह वो जाता है वो हार जाता है किसी जगह पे, हारता है तो उसके बाद वॉशरूम में जाता है और अपने आप को चपेड़े मारता है, दुर्शन दो ज़बरदस्त किस्म की, अपने आप को पेन देता है कि मैंने गलती की है, मैं सुस्त हुआ हूँ, ये जो गलती मैंने की है मुझे इसकी सज़ा मुझे भुगतनी चाहिए। हम जो गलती हमने की होती है ना, हम उसकी सज़ा बाज़ का दूसरों को देना शुरू कर देते हैं, इसलिए हमारी इस्लाह नहीं होती। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब है, पहला तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको वाज़ेह कर दिया जहाँ से मैंने शुरू किया था कि बिजी होने का मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है मसरूफ है, इसका मतलब है आपने गेन क्या किया। अब अगर ब्रेक पे तो नहीं जाना, नहीं मैंने कहा पता कर लूँ। अच्छा, अब अगर दूसरा हिस्सा देखें इसका कि प्रोडक्टिव होना कैसे है, तो उसका फिर आपको कुछ मीटर्स, ये सबसे जरूरी चीज है ना। आजकल हर कोई कहता है कि बस बनी बनाई खीर मिल जाए, हमें कुछ सुनहरी असूल पता चल जाए तो हम उसको फॉलो करें। अच्छा, ये जो शॉर्टकट का कल्चर है ना, ये सोसाइटी में बहुत ज्यादा आ गया। ऐसे ही है, हर शॉर्टकट के कल्चर ने लोगों से मेहनत छीन ली है। सही क्या आप, लोगों से विजन छीन ली है, लोगों के लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होते, मतलब लोगों के यहाँ से लोग सोचना छोड़ गए हैं। 100%। मैं कहता हूँ सोचना मेरी बहन एक काम है, हाँ जी, लोग नहीं करते, सोचने का काम नहीं है। मतलब वो कहते हैं जी कब्र में बंदा जाता है और जो उसका दिमाग है, माइंड है, वो 0 मीटर होता है, इस्तेमाल नहीं हुआ होता है। एज इट इज वो पूरी जिंदगी सिर्फ गुजार के और उसके बाद वो कब्र में चला जाता है। तो आपका सोचना, आपका समझना, आपका तफक्कुर, आपका फिक्रमंद रहना, ये साइन है कि आपके अंदर कोई चीज़ ऐसी है, हिस्स है जिसके जरिए अब करना क्या। प्रोडक्टिव होने का मतलब है कि 3-4 मोटे मोटे बड़े बड़े काम तो आप ज़रूर करें। उसमें से पहला काम ये, अपने वक्त को सही इस्तेमाल करें, वक्त को, अपने आप को समझें, एक्चुअली आपकी कामयाबी की ज़मानत और है। टाइम मैनेजमेंट का जब कभी हम टॉपिक डिस्कस करते हैं तो वैसे एक पूरा सब्जेक्ट है जिस पे पूरा दिन बात की जा सकती है। एक मैं उसमें से टिप बता देता हूँ। जैसे मीडिया की टर्म में ना होता है प्राइम टाइम, तो हमारा मीडिया का प्राइम टाइम शाम 7 से रात 11 का गालिबन मेरा ख्याल होता है, जिसमें प्राइम टाइम उसको कहते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं टीवी। आपका पूरे डे में भी प्राइम टाइम होता है। अब मुझे नहीं पता आपका कौन सा है, मेरा प्राइम टाइम तो सुबह उठने के बाद जोहर तक है। मैं मैक्सिमम काम उसमें कर देता हूँ। अच्छा, कुछ लोग वो जोहर तक सीधे भी नहीं होते, उनकी कमर सीधी नहीं होती, ऐसे भी हैं, वो कहते नहीं हमारा प्राइम टाइम दोपहर को शुरू होता है। कुछ लोग ऐसे उनका प्राइम टाइम शाम को शुरू होता है। कुछ लोग ऐसे हैं वो रात जगराता करते हैं, उनका प्राइम टाइम रात को 11 बजे शुरू होता है, सारी रात जागते हैं। आपने पहले तो समझना है कि आपका प्राइम टाइम क्या है। प्राइम टाइम का मतलब है कि आपका फोकस, माइंड फोकस, बॉडी फोकस, एनर्जीज का फोकस, सोल का फोकस, सब चीज़ों का फोकस मैक्सिमम है। आप वक्त गुजरने के साथ जब आप काम करते हैं तो आपका माइंड स्कैटर्ड होता है, आपकी कई तरह की विंडोज़ खुल जाती हैं। आप फोकस होके एक काम अगर कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन से, पूरे ध्यान से, पूरी तवज्जो से, तो वो है कि आपका ये प्राइम टाइम है। प्रोडक्टिविटी भी उसमें ज़्यादा होती है, प्राइम टाइम में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो आप सबसे पहले तो ढूंढें आपका वो कौन सा वक्त है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को अक्सर मैं ये कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं हमें रात को सबक याद होता है। मैं कहता हूँ नहीं, सुबह का टाइम बड़ा अच्छा होता है। अगर आप सुबह उठ के कुछ याद करें तो वो तादेर याद रहता है। और वैसे दीन के मुताबिक जो है, एक जर्नलाइज अगर मैं कहूँ तो सुबह का टाइम इंतहाई प्रोडक्टिव है, उसे इंकरेज किया गया है सुबह उठने को। नंबर 2 है प्रायोरिटाइज। आप अपनी प्रायोरिटीज को देखें, रियली क्या इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जो रियली इंपॉर्टेंट है ना, वो आप हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखें, उसको सबसे पहले अपने प्राइम टाइम में उसको लें, अपने प्राइम टाइम में लेकर आए उसको। नंबर 3 ये है कि आपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है। ऐसी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो ट्रैक से हटा रही हैं, जो आपके फोकस को ख़राब कर रही हैं, जो आपकी एनर्जी को चूस रही हैं, जो टाइम को ज़ाया कर रही हैं, इन चीज़ों को आपने हटाना है। नंबर 3 है कि आप प्रैक्टिस करते करते वहाँ चले जाएं, आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़े और बड़ा आउटकम आए। ये बड़ा अल्लाह का इनाम होता है कि आप इतने पॉलिश हो चुके हैं और आप इतने काबिल हो चुके हैं, या आप उस लेवल पे चले गए हैं जहाँ पर आपको बड़ी थोड़ी एफर्ट से, बड़ी थोड़ी सी कोशिश से आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर देते हैं। तो जैसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, मिसाल लीजिए प्रोडक्टिविटी पे बात हो रही है, किसी ज़माने में शायद इस तरह प्रेपरेशन नहीं होती थी, कि दिमाग में सिमेट्री नहीं बनती थी, माइंड में सिमेट्री नहीं बनती थी, कुछ बातें याद होती थी, कुछ को लिखना पड़ता था, कुछ को याद करना पड़ता था। अब पता लग गया है कि करते करते ये काम, या आप कंडक्ट कर रहे हैं प्रोग्राम, तो मैं आपको कब से फॉलो कर रहा हूँ, अपने बचपन से फॉलो कर रहा हूँ, तब भी आप ऐसी थी मेरा ख्याल। मैंने इसलिए गैर संजीदा बात की, मुझे इतना सीरियस मैंने कभी अना को देखा नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बातें बहुत गौर से सुन रही हूं। मैंने कहा जगा दूं अना को। अच्छा,
अब देखें वो नहीं, साथ आयशा ये भी कह दिया गैर संजीदा बात। अच्छा ठीक हो गया। अब कमाल देखें कि आप इतने अरसे से कंडक्ट कर रही हैं, तो वो कंडक्ट करना आपके लिए ऑब्वियस हो चुका है। अब आपको को बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक तारुफ ठीक करवाना है, क्वेश्चंस करने हैं, कंडक्ट करना है, इंसर्शंस हैं, चीज़ें हैं, कैसे सुनना है, कब इंटरप्ट करना है, ये आपके लिए और नए बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो आप प्रैक्टिस करते करते उस लेवल पे चले जाएं जहां पर आप थोड़ी सी एफर्ट लगाएं, थोड़ी सी कोशिश करें और मैक्सिमम आउटपुट आ जाए। एक आखिरी बात, अगर थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, हमें दुआ भी मांगनी चाहिए। ये जो प्रोडक्टिविटी है ना, ये अल्लाह के फजल करम और बरकत के साथ होती है। ये जो बरकत की दुआ है ना कि या बारी ताला मेरे थोड़े में बरकत शामिल कर दे, या बारी ताला मेरे वक्त में बरकत शामिल कर दे, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी में बरकत शामिल कर दे, या अल्लाह मेरे मामलात में तो खैर और बरकत शामिल कर दे। बरकत का कमाल ही होता है कि जो कुछ है ना वो भी इतना इफेक्टिव होता है, लग जाता है, वो इतना इफेक्टिव होता है। आपका टाइम का इस्तेमाल, आपकी एनर्जीज का इस्तेमाल, आपकी चीज़ें, आपका जो आउटकम आ रहा है वो इतना बरकत वाला होता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ। मेरे पास ना, मैं क्योंकि अलहमरा में एज चेयरमैन भी सर्व कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट ने असाइनमेंट मुझे दी है, तो वहाँ पर हमारी टीम में एक साहब हैं, वो चंद दिन पहले मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा सर मैं हमेशा राज़ी रहता हूँ, जो है उस पर राज़ी रहता हूँ, उसे कबूल करता हूँ। तो मैंने कहा जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैंने आपको देखा आपका घर भी है, कोई सवारी भी है, ये कैसे है? उन्होंने कहा सर अल्लाह ऐसा मेहरबान है, मैंने हमेशा ये मामलात अपना दी बेस्ट करके अल्लाह पे छोड़ा, अपना दी बेस्ट करके अल्लाह पे छोड़ा, अपना दी बेस्ट करके अल्लाह पे छोड़ा। और कहते हैं एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने सोचा मैं प्राइस बॉन्ड ले लेता हूँ, तो सब ने मजाक उड़ाया कि वो 15-20 हज़ार रुपया भी नहीं है तुम्हारे पास कभी पैसे नहीं होते, महीने के पैसे खत्म हो जाते हैं। वो कहते हैं मैंने एक प्राइस बॉन्ड खरीदा और वो रख लिया, और वो एक प्राइस बॉन्ड निकला, उससे मैंने घर ले लिया। वो कहते हैं मेरा तवक्कल ऐसा था, मेरा भरोसा ऐसा था। यानी अगर अल्लाह बरकत आपकी ज़िंदगी में शामिल कर दे तो जो है उसी से आप खुश होना शुरू हो जाए, और अपना दी बेस्ट ज़रूर करें। आप जो कर सकते हैं वो करें, और उसके बाद अल्लाह पे छोड़ें, और प्रोडक्टिविटी की और खैर की और मैक्सिमम नताइज की दुआ भी मांगे। एक बड़ी खूबसूरत बात वासिफ अली वासिफ साहब आप फरमाया करते थे कि अल्लाह से रिज़्क़ करीम मांगो। किसी ने पूछा रिज़्क़ करीम क्या होता है, तो आपने फरमाया आप हलाल हो, थोड़ी मेहनत से और ज़्यादा हो, यानी कि आप हलाल रिज़्क़ है, कोशिश थोड़ी की है, रिजल्ट ज़्यादा आ गया। तो ये अल्लाह की करम नवाजी होती है कि अल्लाह किसी के थोड़े को भी बहुता कर देता है। तो अल्लाह ताला, मेरी भी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ करीम दे, लेकिन मेहनत करें ज़रूर, दूसरों से कंपैरिजन छोड़ दें, अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल करें तो कामयाब आप ज़रूर होंगे। अल्लाह ताला पे यकीन ज़रूर रखें, कामयाबी की ज़मानत सबसे बड़ी यही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी डे पर हमने बात की, तो कुछ चीज़ों को हमने आपके लिए फेवरेबल कैसे बनाना है, उसी सिलसिले को हम आगे लेके चलेंगे। बहुत सारे हमारे नौजवान तालीम की गर्ज से, हुसूले रोज़गार की गर्ज से बाहर जाने को प्रेफर करते हैं बैरून मुल्क। उसके लिए आपको लिए बड़ा ज़रूरी होता है जी आप आइल्स का टेस्ट दें, और वो लोगों को लगता है कि बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अंग्रेज़ी ज़ुबान को हमने अपने सर पे सवार कर रखा है। तो इसको हमने आसान कैसे बनाना है? ये टेस्ट वाकई क्या मुश्किल है? क्या भारी भरकम फीस दे के ही इसकी तैयारी की जा सकती है? और फिर बहुत सारे लोग तैयारी करने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? इसका आसान तरीका क्या है? ये हमने आपके साथ डिस्कस करना है। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, आइल्स ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं, असद याकूब साहब, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, मुझे ये बता दें, बहुत सारे नौजवान बाहर जाना चाहते हैं, तालीम की गर्ज से भी जाना चाहते हैं, रोज़गार की गर्ज से भी जाना चाहते हैं। अब ये जो बुनियादी टेस्ट है सब इसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, क्या ये वाकई बहुत मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आइल्स एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को चेक किया जाता है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स वो नहीं है जो आपकी अभी है, मतलब अपने बचपन से, जब से आपने ए एप्पल बी बैट से स्टार्ट किया उस वक़्त से लेकर आज तक जो आपकी लैंग्वेज स्किल्स हैं उसको चेक किया जाता है। बेसिकली आइल्स को एक टेस्ट तो कह सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक आइल्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको बताती है कि आपकी इंग्लिश का कैलिबर क्या है। ठीक है। अब क्योंकि हम लोग नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, और हम लोगों में बचपन से ही इंग्लिश का फियर भरा हुआ है। मतलब आप देखिए, अगर आप रिजल्ट उठा के देखें मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, साइंस सब्जेक्ट्स के बाद इट्स इंग्लिश के बच्चे ज़्यादातर इसमें या तो मार्क्स कम आ रहे हैं या बच्चे फेल हो रहे हैं। तो वो जो फियर है, वो फियर जब हम आइल्स का नाम लेते हैं और फिर जब हम बात करते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक इंटरनेशनल टेस्ट है, और फिर हम बच्चे डर जाते हैं खुद ही कि उसमें लिसनिंग भी होगी, रीडिंग भी होगी, राइटिंग, स्पीकिंग एंड ऑल दैट। मेरे नज़दीक आइल्स एक ऐसा टेस्ट है जिसका कोई, आप देखें ना, एक सिलेबस होता है।
आप तैयारी करते हैं, आपने कोई 10 किताबें पढ़नी है। आईएलटीएस में ऐसा नहीं है, आईएलटीएस एक पैटर्न है, उस पैटर्न पे अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं और आपकी लैंग्वेज स्किल्स नॉर्मल हैं, इसमें क्या होता है, इसमें पास फेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। आईएलटीएस में बैंड स्कोर है 1 बैंड से लेकर 9 बैंड तक। 1 बैंड का मतलब है नॉन यूजर, कि आपका इंग्लिश से कोई ताल्लुक नहीं है, और 9 बैंड का मतलब है एक्सपर्ट यूजर। तो 1 से 9 तक अब ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फर्ज करें आपने कनाडा जाना है, कनाडा जाने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट है मिनिमम 6 बैंड, और 6 बैंड एक ऐसा बैंड है जो आमतौर पे हमारे जो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो 1 से 2 माह आईएलटीएस की तैयारी करें, 1 से 2 माह में वो 6 बैंड अचीव कर सकते हैं। ये तो मुश्किल ही नहीं, इसमें कुछ ऐसा तो लोगों ने खौफ किस चीज का बना लिया है? बेसिकली बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको जब तक हम फेस नहीं करते ना, तब तक उनका खौफ हम पे तारी रहता है। तो आईएलटीएस भी एक ऐसी ही चीज है, और बहुत सारे लोग आईएलटीएस करते हुए भी ना कश्मकश का शिकार होते हैं, मुझसे ये हो जाएगा या नहीं होगा, क्या मैं ये कर लूंगा या नहीं करूंगा। अच्छा, अब तैयारी जिन्होंने करनी है उनके लिए बेसिक्स क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने आप को तैयार करना है? देखिए, मेरे नज़दीक आईएलटीएस के जो 4 मॉड्यूल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, मैं ये कहूँगा कि जब भी आपने तैयारी शुरू करनी है, आप लिसनिंग से करें, एंड इट्स वेरी नेचुरल। मतलब देखिए, हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं, सबसे पहले वो सुनते हैं, सुनने के बाद वो 2, 4, 6 माह तक कुछ आवाज़ें प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप लिसनिंग से आईएलटीएस की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, लिसनिंग एक इतना पावरफुल टूल है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीकिंग को इन्फ्लुएंस करेगा। मतलब चाहते हुए या ना चाहते हुए, जो लोग किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हैं, वो इंग्लिश सीखते नहीं है, उस एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, वापसी में उनको इंग्लिश आ जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप लिसनिंग से आईएलटीएस की प्रिपरेशन का स्टार्ट करते हैं, तो लिसनिंग आपके लिए स्पीकिंग को आसान बना देगी। फिर आप रीडिंग से स्टार्ट लीजिए, रीडिंग जो है वो आपकी राइटिंग को आसान बना देगी। जैसे इंग्लिश में बड़ी मशहूर कहावत है, गुड लिसनर्स आर गुड स्पीकर्स, गुड रीडर्स आर गुड राइटर्स। तो अगर हम सिस्टमैटिकली इसको प्रिपेयर करें, तो मेरा ख्याल है कि विद इन अ कपल ऑफ, और फिर ये देखें आईएलटीएस के बाद जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या है। आईएलटीएस के बारे में कहते हैं आईएलटीएस इज फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी, ओपनिंग डोर्स एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। तो आईएलटीएस के बाद आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे जो हैं वो खुल जाते हैं। मैक्सिमम मिनिमम कितनी देर में तैयारी की जा सकती है? अच्छा, इसमें बेसिकली ये होता है कि एक स्टूडेंट का जो बेसिक लेवल है इंग्लिश का, वो बहुत मैटर करता है। अब लोग मुझसे पूछते हैं जी आपके स्टूडेंट्स का कितना बैंड आया, और मैं फख्र से कहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स का 9 बैंड भी आया है, और मेरे ही स्टूडेंट्स हैं जिनका 4 बैंड भी आया, लेकिन जिनका 4 आया उनको 4 चाहिए था। मतलब आजकल जो है यूके के वीज़ा स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, और वो केयर गिवर के वीज़ाज हैं, उसके लिए उनको सिर्फ 4 बैंड चाहिए होता है। तो बेसिकली मेरा कमाल नहीं है, अगर किसी का 9 बैंड आया तो फिर सबका 9 आना चाहिए। तो बेसिकली जिस लेवल के साथ आप आते हैं, और फिर आपकी डिटर्मिनेशन। अब क्या है, हाँ, मैं जब आईएलटीएस पढ़ाता हूँ, मेरी क्लास में बहुत सारी स्टे एट होम लेडीज, होम मेकर्स आती हैं। उन बेचारियों को ज़बरदस्ती उनके हस्बैंड छोड़ के जाते हैं कि तुमने आईएलटीएस करना है। हस्बैंड आपको पता है कम पढ़े लिखे हैं, मर्द औरतें ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो वो उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपका अपना इंटरेस्ट है और आपने ये ठान लिया कि मैंने आईएलटीएस करके मुल्क से बाहर जाके अपने मुल्क की खिदमत करनी है, तो मोस्ट डेफिनेटली 1-2 माह में आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। सही, 1-2 माह में इसकी तैयारी हो सकती है। डिपेंड करता है आप किस तरह से जो है अपने आप को लेके चल रही हैं, आप कितनी मोटिवेटेड नज़र आ रही हैं इस पर जो है वो काम करने के लिए। अच्छा जी, मुझे ये बता दें, अब लोग तो तैयारी भी कर लें, अब जब आपने अपीयर होना है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, क्योंकि लोग अच्छी खासी तैयारी के साथ जाके भी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसमें बेसिकली ये है कि आपको सबसे पहले जो कैम्ब्रिज के प्रैक्टिस टेस्ट्स हैं, मतलब वो पास्ट पेपर्स हैं, आप एक दफ़ा उनको गो थ्रू कर लें, क्योंकि आईएलटीएस एक ऐसा टेस्ट है जिसका कोई सिलेबस नहीं है, इसका पैटर्न है। मतलब उस पैटर्न पे आएगा, उसमें से नहीं आएगा। तो एक तो ये कीजिए, आपके कैम्ब्रिज की जो बुक्स हैं वो 1 to 18 तक अवेलेबल हैं, उनमें से कोई 5-6 किताबों से आप एक दफ़ा लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के प्रैक्टिस टेस्ट कर लें। उसके बाद देखिए, पता है क्या होता है, कुछ लोग होता है ओवर प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम में जाके अंडर परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनके ऊपर फियर तारी हो जाते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, वो कहते हैं सर मैं टेस्ट के दौरान पैनिक हो गई, मुझे आता था, मेरे हाथ नहीं चल रहे थे, मैं लिखने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरे हाथ जो है वो साथ नहीं दे रहे थे। तो वो पैनिक वाली एक कंडीशन आ जाती है। तो मेरे ख्याल से जो मैं करता हूँ आईएलटीएस के स्टूडेंट्स को, हम लोग अरेंज करते हैं उनके लिए मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट में क्या होता है, बिल्कुल रियलिटी टेस्ट आईएलटीएस वाला हम लोग एनवायरनमेंट बनाते हैं। 4 घंटे बच्चे को बिठा के उसकी चारों स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, एक तो उसके नर्व्स का टेस्ट है कि मैंने 4 घंटे तक एग्जामिनेशन रूम में बैठना है, और फिर जिस पैटर्न पे टेस्ट आता है उसी पैटर्न पे हम बच्चों को चेक करते हैं। उससे फिर ये होता है कि एक्चुअल एग्जाम में जाने से पहले बच्चे उसके लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी, अब आपने टेस्ट भी दे दिया, इसके बाद का मरहला क्या होता है? हाँ जी, अब देखें, सबसे पहले मेरे नज़दीक मेरी एक स्टूडेंट थी, वो कहती सर मेरी सारी तैयारी हो गई है, मैंने तो शॉपिंग भी कर ली है कनाडा जाने के लिए, बस आईएलटीएस रह गया है।
अब आयल्स जो है दैट इज द की, कि आपका एक इतना बड़ा आलीशान घर है और आपके पास उसकी चाबी नहीं है, उसको ताला लगा हुआ है, तो आयल्स इज द की। और मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप वो आयल्स है। अगर आपके पास आयल्स नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए आपने क्या किया, आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप इमिग्रेशन करवाना चाह रहे हैं या आप एजुकेशन पे फॉरेन कंट्री जाना चाह रहे हैं। अगर तो एजुकेशन पे जाना चाह रहे हैं, जो आपका रिक्वायर्ड बैंड आया वो प्लस आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, एजुकेशन है, उसकी बेस पे आप एडमिशन अप्लाई करते हैं। किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जब आपको एडमिशन मिल जाता है, वहां से लेटर आ जाता है, देन आफ्टरवर्ड्स यू गो टू एम्बेसी, और फिर एम्बेसी में आप उसके लिए वीजा अप्लाई करते हैं एंड देन यू फ्लाई टू योर डेस्टिनेशन कंट्री। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वाले स्टूडेंट्स? मैसेज मैं ये देना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि देखें, आपके लिए एक नादिर मौका है। इस वक्त दुनिया ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए और आयल्स एक जो है उसकी की है, मास्टर की है, तो पाकिस्तान से बाहर रह के आप पाकिस्तान की ज्यादा खिदमत कर सकते हैं। पाकिस्तान में रह के तो आप जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन इस मुल्क से बाहर जाके अगर हमारे पाकिस्तान से 10,000 लोग बाहर जाते हैं और हर शख्स $1,000 पाकिस्तान को भेजता है, तो हमारा मुल्क कितनी तरक्की कर सकता है। तो मेरे नज़दीक मैसेज ये है कि अच्छे से खुद को तैयारी करें, फॉरेन कंट्री में जाएं, अपना फ्यूचर भी सोचें और अपने कंट्री का फ्यूचर भी सोचें। बिल्कुल, और इसमें परेशान होने वाली बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत ही खौफ वाला और बहुत ही मुश्किल, और जिनको अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती वो तो बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। बस आपने थोड़ी सी हिम्मत करनी है, अच्छी तैयारी करनी है, और उसके लिए बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप इन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। असद साहब, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। सो वेदर अपडेट आज के मौसम में। कोमल की तरफ चलेंगे, ओवर टू यू कोमल। बिल्कुल अन्ना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सूरज तो आज मुकम्मल तरीके से हम आसमान पर नहीं देख रहे, लेकिन गर्मी की शिद्दत में अच्छा खासा आज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आपको भी इस बात का इल्म होगा कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप एक बेचैनी और बेसुकूनी में के आलम में होते हैं और कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा होता। तो इसी तरह से जो है वो आज कैफियत महसूस की जा रही है। हम बाहर मौजूद तो हैं, लेकिन हवाएं जो है मुकम्मल तरीके से थमी हुई हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ शहरी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा सताए हुए गर्मी से नज़र आ रहे हैं। शहरियों को हिदायत की जा रही है कि वो अम्ब्रेला को हमरा लेकर निकलें और गर्मी से बचने के लिए जो है वो अपने चेहरों को ढांप कर निकलें, क्योंकि आने वाले दिन जो है वो मज़ीद गर्म होंगे। जून का एंड चल रहा है और जून जो है वो काफ़ी ज़्यादा जोबन और अपने जौहर दिखाने वाला है। तो शहर लाहौर के बासी जो है वो बहुत से एहतियात बरतें। इसी तरह अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर के हवाले से, तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और चूँकि हवाएं भी नहीं चल रही हैं और हर तरफ जो है वो गर्मी और तपिश हब्स ने भी अपने डेरे जो हैं वो जमा लिए हैं, जो हमारी हरियाली है वो भी पिलाहट का शिकार होते हुए नज़र आ रही है। और हर तरफ हम देख रहे हैं कि एक अजीब सा ही मंजर हो गया है गर्मी बढ़ने की वजह से। शहरी पसीने से भी शराबूर हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ बात की जाए लाहौर में आइंदे 24 घंटों के दौरान मौसमी कैफियत के हवाले से, मौसमी सूरत हाल के हवाले से, तो माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदे 24 घंटों के दौरान बारिशों से मुतल्लिक भी कोई पेशगोई नहीं की जा रही। शाम देर रात को जो है वो मौसम कुछ बेहतर होगा, यानी कि जो पिछले हमने दिनों में मौसम शाम के औकात में खासा बेहतर होते हुए देखा, अब वो भी बेहतर होने के हवाले से कोई ख़ास इम्कान तायीन नहीं किए जा रहे हैं। फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात की जाए तो AQI की मजमूई शरह जो है वो 142 रिकॉर्ड की गई है और लाहौर इस वक्त 5वें नंबर पर देखा जा रहा है। तो शहर लाहौर के बासी जो है वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और बागों के शहर की जो रौनकें हैं उसको बहाल रखने में अपना किरदार। ठीक है जी, थैंक यू सो मच कोमल, आपने हमें मौसम के हवाले से बता दिया जी। अब हमने आगे बढ़ना है और इस वक्त जी वक्त कम मुकाबला सख्त इस तरह से है कि अब कुछ ही दिन जो है ईद की आमद है और हर कोई चाह रहा है कम पैसों में उसको अच्छा कुर्बानी का जानवर मिल जाए। ऑल्दो ये मुश्किल है क्योंकि जिस तरह से रेट्स हैं आजकल तो लोग ज़्यादा 3-4 दिन की जो सूरत हाल पिछले 2 दिन से और आने वाले दिनों में लोग विंडो शॉपिंग पर इक्तफा कर रहे हैं। सो बकरों की, जानवरों की विंडो शॉपिंग भी आजकल चल रही है। अभी हम चलते हैं LDA एवेन्यू 1 बकर मंडी में, हमारे रिपोर्टर रुमेल मौजूद हैं। सो हमने उनकी तरफ जाना है और उनसे ये जानना है कि जानवर किस तरह से यहाँ पर हैं, इंतज़ामात कैसे हैं, प्राइस क्या है, जो लोग आ रहे हैं उनका क्या कहना है। अच्छा, वैसे भी दिन का टाइम है, थोड़ा सा
शाम में लोग जाने पर ज़्यादा जो है वो इक्तफा करते हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन और अब सेगमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे और सेगमेंट है हमारा टुडेज हेल्दी टिप। अच्छा जी, बहुत सारे लोग, मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सभी परेशान हैं, बालों में खुश्की के मसाइल हैं। सो इसको दूर कैसे करना है, हम आपकी मुश्किल को आसान बना देते हैं। गंदक पानी में मिलाकर बालों में लगाई जाए तो बालों में सिकरी का खात्मा जो है वो हो जाता है। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने ये करना है, लेमन जूस लेना है और इसको ऑयल के अंदर मिक्स करके, जो भी ऑयल आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी तरह से आपने अपनी रूट्स में इसको लगा लेना है। सो इसका इस्तेमाल भी बेहतर होगा। सेकेंडली, आपने कलवंजी हर घर में मौजूद होती है, इसको आपने ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है अच्छी तरह से और इसको आपने जी अपने सर में पानी के इस्तेमाल के साथ भी मिक्स करके आप लगा सकते हैं, ऑयल में डाल के भी लगवा लेंगे तो बेहतर हो जाएगा जी। इससे आपकी ना सिर्फ खुश्की का खात्मा होगा बल्कि आपके बाल जो हैं वो नरम और मुलायम भी हो जाएंगे। सिकाकाई और आंवला रीठा का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, इससे बाल घने भी होंगे और सिकरी का खात्मा भी हो जाएगा। इसके बाद जी आ जाए जी गर्म पानी में सफ़ूफ, ये आपने डाल लेना है आंवले रीठे का और इसको आपने बालों में आधा घंटा लगे रहने देना है। ऑयल में भी आप डाल सकते हैं, गर्म पानी में भी एक मिक्सचर सा बना के आप अपने बालों में लगा सकते हैं। कम से कम इसको 20 मिनट लगा के रखें, वॉश कर लें। इसके बाद जी मेहंदी में लीमू के रस के चंद कतरे डालें, अंडा मिला लें। अब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, कुछ लोगों के बालों में ये सूट कर जाता है, कुछ लोगों के बालों में आंवला रीठा, कुछ लोगों को नींबू सूट नहीं करता। सो आपने देखना ये है कि आपके बालों में कौन सी चीज़ जो है वो सूट कर रही है, आपने वो कर लेनी है। इसके अलावा जी आपको बता दें जी, पानी में आप जो है वो सरसों का तेल जो है वो भी आप इस्तेमाल, सरसों का तेल भी नॉर्मली आप इस्तेमाल कर लेंगे तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ साथ आपने क्या करना है, जब बालों को वॉश करना है तो वॉश करने का भी एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है, क्योंकि हम ये जब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो बालों में बहुत ज़्यादा शैम्पू या साबुन का इस्तेमाल कर लें तो वो ड्राई हो जाते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा शैम्पू या साबुन का इस्तेमाल नहीं करना, फिर इन नेचुरल चीज़ों का असर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। हमारी और आपकी मुलाकात होनी है कल सेम टाइम पर, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।